नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पूर्व सलाहकार के घर सहित 11 जगहों पर सीबीआई के छापे। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल के सलाहकार कौन थे, उनका नाम क्या था, तो बशीर अहमद खान था। बशीर अहमद खान। और छापा किस लिए दिया गया, तो फर्जी गन लाइसेंस के मामले में जो है छापा दिया गया है। और भी अलग अलग कारण है छापा देने का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कारण है फर्जी गन लाइसेंस। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो मनोज सिन्हा है। ठीक है, मनोज सिन्हा है। एक बार आप जम्मू कश्मीर का मैप देख लीजिए। यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। और इंटरनेशनल सीमा जो आपकी पाकिस्तान से लगती है। और इसे कौन सी रेखा बोला जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है भारत और पाकिस्तान के। और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपकी जो ऊपर वाला इलाका अक्साई चीन है। और जो भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा अलग करती है यहाँ पर, तो LAC। ठीक है, यहाँ पर LAC बोलते हैं, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। और इधर आपके LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में, नोट कर लीजिएगा। बच्चों को भी लगेगी कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन। सबसे पहले जो कोवैक्सीन है बनाती कौन सी कंपनी है, तो भारत बायोटेक कंपनी इसे बनाती है। ठीक है, और अनुमति मिल गई है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, कि जो एक्सपर्ट कमेटी है इसके द्वारा बोला गया है कि 2 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। अगर DGCI अनुमति दे देता है तो पूरे ब्रॉड लेवल पर जो है भारत में जो है कोवैक्सीन बच्चों को लगाया जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि एक और वैक्सीन है भारत में पहले ही बच्चों को लगाने के लिए तैयार हो गया है। उसका नाम है जाइडस, वो कंपनी का है। पहले कंपनी का नाम लिख देते हैं आपको, जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला एक कंपनी है और उसका वैक्सीन का नाम है जायकोव। ठीक है, जायकोव जो डी वैक्सीन है, ये भारत में इसे पहले ही अनुमति दी जा चुकी है कि जो वैक्सीन है 12 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाया जा सकता है। और आपको याद रखना है कि जो जायकोव डी वैक्सीन है ये कितने डोज का है, 3 डोज का वैक्सीन है। कितने डोज का वैक्सीन है, 3 डोज का वैक्सीन है। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है कि जो वैक्सीन है भारत में इसकी बनाने की क्षमता ही कम है। भारत जो है सालाना मात्र 10 करोड़ डोज बना सकता है, तो इससे जो है हमारे करीब देश में करीब 35 करोड़ जो हैं बच्चे हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे अगर हम लोग सिर्फ जायकोव डी वैक्सीन पर निर्भर रहेंगे तो जो कोवैक्सीन है अगर जैसा ही बनता है तो पूरे भारत में जो है बड़े स्तर पर बच्चों को लगाया जाएगा। साथ में 2 वैक्सीन और जो है भी निर्माणाधीन है। एक कौन सी है, एक है आपके सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, एक बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, और उसका नाम क्या है, तो कोवावैक्स। नोट कर लीजिएगा, कोवावैक्स उसका नाम है, कोवावैक्स। ठीक है, और ये जो आपके 7 से 11 वर्ष के बच्चों को लगाया जाएगा। जो दूसरा वैक्सीन है उसका नाम है कि बायोलॉजिकल ई कंपनी बना रही है। ठीक है, बायोलॉजिकल ई कंपनी उसे बना रही है। और उस वैक्सीन का नाम क्या है, तो उस वैक्सीन का नाम है कोर्बेवैक्स। ठीक है, कोर्बेवैक्स अधक। ठीक है, तो कोर्बेवैक्स उस वैक्सीन का नाम है। जो कोर्बेवैक्स है 5 वर्ष से अधिक के बच्चों, जिनकी उम्र 5 वर्ष होगी उससे अधिक के बच्चों को लगाया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है वैक्सीन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, बड़ी साजिश नाकाम। जो दिल्ली स्पेशल सेल है इनके द्वारा बोला गया कि जो आतंकवादी हैं इनके द्वारा पूरे भारत में जो है बम ब्लास्ट की प्लान किया गया था त्यौहार के महीने में। ठीक है, इस महीने में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली से। और ये दिल्ली में कहाँ रहते थे, तो लक्ष्मी नगर में जो है किराए का रूम लेके रहते थे। एक तरीके से जो स्पेशल सेल होता है ना, कि जब आदेश मिलता है तो एक्टिव हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो आतंकवादी था ये काम करता था। ठीक है, और ये भारत में जो है एक तरीके से 15 वर्षों से रह रहा था। भारत में जो है 15 वर्षों से रह रहा था और इसके पास भारत के लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान को बदलना है तो मिलकर प्रयास करना होगा, प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया G20 में
कि अफ़गानिस्तान को अगर बदलना है तो मिलकर काम करना होगा। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो G20 है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो इटली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। साथ में जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है कि जो अफ़गानिस्तान है अफ़गानिस्तान में जो है क्या होना चाहिए, समावेशी सरकार आना चाहिए। अफ़गानिस्तान में जहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं और महिलाएं हैं उन सभी को सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए। ठीक है, साथ में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा बोला गया कि अफ़गानिस्तान का जो धरती है उसका इस्तेमाल जो है कट्टरपंथ और आतंकवाद के रूप में नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं, कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत के रूप में नहीं होना चाहिए। साथ में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा बोला गया कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में एक तरीके से मानवीय जो संकट खड़ा हो गया है, वहाँ पर ना दवा मिल रही है, ना खाना मिल रही है, ना ढंग से पानी मिल रही है। तो पूरे दुनिया को आके एक साथ खड़ा होकर जो अफ़गानिस्तान को मदद करना चाहिए। ठीक है, मानवीय सहायता उनको देना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक चश्मे से मानवाधिकार को देखने वाले देश को पहुँचा रहे हैं क्षति। इसमें आपको याद रखना है, वर्ल्ड लेवल पर याद रखिए, वर्ल्ड लेवल पर जैसे कि पाकिस्तान क्या करता है कि जम्मू कश्मीर का मामला उठाते रहता है जाके विश्व के अलग अलग फोरम में, लेकिन जो आपके पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आपके जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ पर पाकिस्तान जो है एक बार में 2000 लोगों को मार देता है। तो पाकिस्तान नहीं बोलता कि हम मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। अब भारत के जम्मू कश्मीर में जो मानवाधिकार का उल्लंघन भी नहीं होता है तो पाकिस्तान बिना मतलब के क्या करता है, आरोप लगाते रहता है। तो बोला जा रहा है कि इसे मेरा बोलना है कि पहले जो है अपना घर देखिए, उसके बाद बाहर का घर देखेंगे। अगर अपना घर जल रहा है तो दूसरे घर कैसे बचाइएगा, पहले अपना घर तो सुधार लीजिए, उसके बाद दूसरे को घर जलने से बचाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके 28वें स्थापना दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो नोट कर लीजिएगा 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रंगनाथ मिश्रा। नोट कर लीजिएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। और अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन सिफारिश जो सिफारिश है किसके द्वारा किया जाता है, तो एक समिति की सिफारिश पर, एक अलग समिति बनती है, उसके सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव कौन है, नोट कर लीजिएगा, महासचिव कौन है, जयदीप गोविंद महासचिव। ठीक है, कौन है, जयदीप गोविंद महासचिव हैं, जयदीप गोविंद महासचिव है। नोट कर लीजिएगा, इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, साथ में आप लोग एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कभी आपको मेंस में काम आ जाएगा कि मानव ही मानवता के विनाश का आमद है। जो आज मानव ही मानवता के विनाश पर क्या है, आमद है, मतलब कि चाहता है कि हम कर दें, मानव ही मानव के विनाश करना आज चाह रहा है। ठीक है, आज के दुनिया में कोट लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियाँ कर रही है मानवाधिकारों की रक्षा। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, तो ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि अमित जी आपके कारण जम्मू कश्मीर में आया नया युग, जस्टिस अरुण कुमार। तो जस्टिस अरुण कुमार कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा हैं। तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं आप, जो कुछ लिखा गया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखा हुआ गया नहीं इसमें। ठीक है, धारा 370 का बात किया गया है और कुछ भी बात नहीं किया गया इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है कि ई संजीवनी के जरिए भारत ने की दुनिया को सस्ते इलाज की पेशकश। इसमें आपको याद रखना है कि G20 में भारत की तरफ से कौन शामिल होने के लिए गए हैं, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल होने के लिए गए हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो इटली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इटली में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इसमें भाषण दिए हैं। इसी में बात की गई ई संजीवनी। ई संजीवनी क्या है, तो एक टेलीमेडिसिन है। क्या है, टेलीमेडिसिन है। इसमें क्या होता है कि एक रोगी जो है डॉक्टर से मुफ्त परामर्श ले सकता है ई संजीवनी के माध्यम से। ठीक है, ई संजीवनी के माध्यम से मुफ्त परामर्श ले सकता है। जैसे कि कोई गाँव का व्यक्ति है और शहर के अलग अलग डॉक्टर से जो है मुफ्त में ये परामर्श ले सकता है। ठीक है, कि कौन अगर बीमार पड़ गया तो इसे बुखार आ गया तो कौन सी दवा खाना चाहिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। वर्तमान में जो आपके ई संजीवनी पोर्टल है इससे करीब 1.2 करोड़ लोगों को
सलाह दी जा चुकी है। 1.2 करोड़ लोगों को सलाह दी जा चुकी है, इसे लिखना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमित खरे प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं, तो अमित खरे नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और भी देखिए यहाँ पर जो नौकरशाह है इनका फेरबदल हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अदालत की कार्रवाई बाधित नहीं कर सकते वकील, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। इसमें आपको याद रखना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो मनन कुमार, नोट कर लीजिएगा। मनन कुमार जो हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि खुदरा महंगाई 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है, तो 4.35 पर आ गई है सितंबर में खुदरा महंगाई। 12% का उछाल दिखा अगस्त के औद्योगिक उत्पादन में। खुदरा जो महंगाई का दर का जो आकलन किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए जो है इसका आकलन अलग अलग होता है, और परिवार जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं उन्हें आकलन में शामिल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के 448 से नोट कर लीजिएगा, 448, और शहरी क्षेत्र के जो है 460 वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। और इसमें सेवाएं भी आपकी शामिल होती हैं। साथ में आकलन में 8 प्रकार के खर्च हैं: शिक्षा, संचार, परिवहन, मनोरंजन, कपड़ा, खाद्य और पेय पदार्थ, आवास और चिकित्सा का खर्च आपके शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जियो की कॉल काटने के मामले में एयरटेल को राहत नहीं, तो इसे पढ़ सकते हैं, कोई हमारे लिए ज़रूरत काम है नहीं, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है कि सबसे तेज़ रहेगी भारत की विकास दर जो है, इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत का विकास दर है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा बोला गया है कि अगले वित्त वर्ष में जो है भारत का विकास दर जो है सबसे तेज़ रहेगा, 8.5 रहेगा। लेकिन जो मौजूदा वित्त वर्ष है इसमें कितना रहेगा, तो 9.5% रहेगा, 9.5% रहेगा। साथ में बोला गया कि जो अगले वित्त वर्ष है उसमें चाइना का विकास दर कितना रहेगा, तो 5.6% रहेगा, जबकि मौजूदा में आपके चाइना का विकास दर कितना है, तो 8% है। कितना है, 8% है, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना है, बाकी कुछ भी आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि ऊर्जा संसाधनों में संतुलन ही समाधान है। इनका कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ कोयला पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर भी निर्भर होना चाहिए, जो आपकी हाइड्रोजन एनर्जी है उस पर भी हमें निर्भर होना चाहिए, जो भूतापीय ऊर्जा है उस पर भी निर्भर होना चाहिए। हमें सिर्फ कोयले पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो सही बात है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि व्यापार में हमें सिर्फ चाइना पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें अलग अलग कंट्री से जो है अलग अलग सामान मंगाना चाहिए। हमें एक कंट्री से एक चीज़ नहीं मंगाना चाहिए। सिंपल सी बात आपको पर्सनल लाइफ में भी बताते हैं कि आप लोग को जो है सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना है, ठीक है। कि ये व्यक्ति नहीं है तो मेरा ज़िंदगी अधूरा है, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको एक व्यक्ति पर निर्भर कभी नहीं होना है, एक देश पर निर्भर कभी नहीं होना है। मतलब कि कहने का इसका अर्थ है कि जहाँ पर भी एक की बात आ जाए तो एक पर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। उसके लिए अलग अलग आपको रास्ते तैयार रखना है। जैसे कि कोयला की बात आई, तो सिर्फ कोयला पर हमें बिजली के लिए निर्भर नहीं रहना है, हमें नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, भूतापीय, इन सभी पर निर्भरता को क्या करना है, शिफ्ट करना है, धीरे धीरे बांट देना है कि सब पर निर्भरता रहे। अगर एक फेल भी कर जाए तो दूसरा वो काम करता रहे, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो देश के अर्थव्यवस्था की पहिया होती है लगातार चलता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शांति और विकास के लिए आतंकवाद को बड़ा दुश्मन बताया है। नीचे पढ़ लीजिए कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, याद रखिएगा कि जो कजाकिस्तान है उसकी राजधानी कहाँ पर है, नूर सुल्तान में मंगलवार को जो है एशिया में वार्ता और विश्वास निर्माण उपाय सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये क्या है, तो ICICA, इसके बारे में आपको याद रखना है ये कौन सा संगठन है। तो ये संगठन जो है एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन, एशिया में शांति, सुरक्षा और अस्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक क्या है, अंतर सरकारी संगठन। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें कितने कंट्री हैं, तो इसमें टोटल आपके 24 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं उसका हम मैप आगे बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं इनके द्वारा क्या बोला गया। इनके द्वारा बोला गया कि आतंकवाद से
निपटना चाहिए। तो आतंकवाद से निपटने का तरीका इनके द्वारा क्या बताया गया कि आतंकवाद को उसी प्रकार से निपटना चाहिए जिस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना जो महामारी है उससे निपटा है। साथ में जिस प्रकार से हम लोग जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास कर रहे हैं उसी प्रकार से आतंकवाद को भी निपटना चाहिए। और किस लिए निपटना चाहिए? अगर दुनिया में शांति और विकास चाहते हैं तो आतंकवाद से निपटना ही पड़ेगा। ठीक है। साथ में जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इनके द्वारा जो है पाकिस्तान पर भी आपके इनडायरेक्ट रूप से हमला किया जाता है कि यहाँ पर लिखा गया है कि पाक पर जो है परोक्ष हमला करते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद सरकारी चालबाजी नहीं बल्कि दहशत गर्दी का रूप है। जैसे कि पाकिस्तान सोचता होगा यार हम तो हमला करवा देते हैं भारत पर, लेकिन सुनिए वो चीज़ बता देते हैं कि आपको हम बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवादी को पाल रहा है ना, तो जिसे बोलता है ना सांप, अगर सांप को आप पालिएगा तो सांप एक दिन न एक दिन काटवा करेगा आपको। तो उसी प्रकार से आपके आतंकवाद होता है कि अगर लगातार आतंकवाद को दूध पिला रहे हैं, लेकिन जैसे ही आतंकवाद को लगा कि यार अब तो हम मजबूत हो गए हैं, अब तुम ही से बोलेंगे तुम मेरे, जैसे कि जो आतंकवादी होता है कोई भी जो समझते हैं महत्वाकांक्षा क्या होता है? महत्वाकांक्षा हो जाएगा अच्छा ठीक है अब तो हमें अब हमें ही आपके संरक्षण की ज़रूरत नहीं है। जैसे आतंकवादी बोलेंगे आपकी संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, अब हम सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ठीक है। तो क्या जो आतंकवादी है सत्ता पर काबिज हो जाएगा, जिस प्रकार से अफगानिस्तान में हो गया है। तो आपको याद भी है कि जो पाकिस्तान के आपके एक आतंकवादी है तहरीक तालिबान, ठीक है, जो तहरीक तालिबान है वो बहुत घिनौने आपके जो होता है ना कि हत्या और आतंकवाद की घटनाएं का अंजाम दे चुका है। ठीक है। एक बार तो आपको याद होगा कि शायद लाहौर में जो है करीब 132 बच्चों को उन लोगों ने जो है बम से उड़ा दिया, गोलियों से मार दिया। ठीक है। तो आतंकवाद को जो है कभी भी संरक्षण किसी दुनिया को नहीं देना चाहिए। अगर जो दे रहा है तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है और साथ में दूसरों को भी। नेक्स्ट है कि एशियन फोरम टू बिल्ड ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी, इसमें कितने कंट्री हैं? तो 24 कंट्री हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं, और 9 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। और साथ में आपको याद रखना है कि 9 ऑब्जर्वर कंट्री हैं और 3 जो है ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है। 3 जो है ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है। तो कौन कौन कंट्री यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है और ऑब्जर्वर भी लिखा गया है। और आपके 3 जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है वो भी आपके ऑब्जर्वर का रूप में काम करता है एशियन फोरम टू बिल्ड ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी संगठन में। ठीक है। उसके बाद देखिए साइड में लिखा गया है कि शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। तो इसके बारे में हम लोग बता ही चुके हैं कि सबसे बड़ा खतरा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनियो गुटेरेस कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रक्षा संबंधों को मजबूती देने के लिए श्रीलंका पहुँचे सेना प्रमुख नरवणे। तो आपको याद रखना है कि जो सेना प्रमुख हैं नरवणे, इनके द्वारा किस देश का दौरा किया गया है? तो याद रखिएगा कि अक्टूबर में इनके द्वारा जो है श्रीलंका का दौरा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दुनिया अपनी मांगे ना रखे बल्कि सहयोग मांगे तालिबान। तालिबान के द्वारा बोला गया है कि जो दुनिया बोलते रहती है ना कि आप समावेशी सरकार बनाइए, तो इसके द्वारा बोला गया कि दुनिया अपनी मांगे ना रखे बल्कि क्या बोले, क्या करे, हमसे सहयोग मांगे। किसके द्वारा बोला गया है? तालिबान के द्वारा बोला गया है। पहले देखिए अपना घर तो संभल नहीं रहा है, दूसरे क्या सहयोग कीजिएगा भाई आप। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिका में विमान हादसा, भारतवंशी डॉक्टर समेत 2 की मौत, तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कि किम जोंग उन ने सेना को अजय बनाने का किया ऐलान। तो जो किम जोंग उन है कहाँ के शासक हैं? तो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं। और आपको याद रखना है कि अभी BBC पर आया था, एक न्यूज़ आया था कि जो किम जोंग उन है इनके द्वारा कभी भी जो परमाणु हथियार इनके पास है उसे नष्ट नहीं करेंगे, ये कभी भी नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो परमाणु हथियार है उसे अपनी अस्मिता से जोड़ते हैं। कौन? किम जोंग उन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाकिस्तान को पड़ेगा अब कर्ज के लिए भी लाले। तो क्यों बोला गया है? तो इसमें आपको याद रखना है एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। और कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया? DSSI ऋण सेवा निलंबन पहल। इसके माध्यम से इसमें बताया गया कि जो पाकिस्तान है टॉप 10 कर्जदार देश है, टॉप 10 कर्जदार देश है। ठीक है। तो इसके कारण जो भी टॉप 10 कर्जदार में आ जाता है उसे दुनिया के और भी देश या जो भी संगठन जो लोन देती हैं वो लोन देना नहीं चाहेगी, क्या करेगी? वो लोन देना नहीं चाहेगी। ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को पड़ेंगे अब कर्ज के भी लाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे जो कर्जदार देश कौन कौन है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 7
सदी पुराना हल मेला शुरू। तो आपको याद रखना है कि जो हल मेला है इसके बारे में पढ़ लीजिए, ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो इंग्लैंड में शुरू हुआ। ठीक, कहाँ पर, इंग्लैंड में शुरू हुआ है। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा क्या लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम धार्मिक भय के अधिक विषैले रूप को पहचानने में विफल रहे हैं। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो जो भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन के द्वारा बोला गया है। ठीक है, इनके द्वारा बोलने का मतलब है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारे बौद्ध भाई हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, उन पर लगातार अटैक किया जाता है और ना तो वहाँ की सरकार सुरक्षा दे पाती है। साथ में जो सिख भाई उन पर तो हमला होता ही है, साथ में जो उनके धार्मिक प्रतीक हैं उन पर भी हमला किए जाते हैं। इसीलिए बोला गया है, जबकि मुरलीधरन है इनके द्वारा, कि हम धार्मिक भय के अधिक विषैले रूप को भी पहचानने में विफल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मुफ्त में मतलब कि फ्री में भारतीय टीम को मेंटर के तौर पर सेवा करेंगे धोनी। तो जो भारतीय वर्ल्ड कप है उसमें मेंटर किसे नियुक्त किया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सेवा क्या देंगे, बिल्कुल फ्री देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कोहली ने ट्रॉफी भले ही नहीं जीती हो लेकिन तारीफ खूब बटोरा है। तो इनके द्वारा लिखा गया कि उन्होंने 140 मैच खेला है IPL में और इनके द्वारा 66 जीता गया, 70 हारा गया। और साथ में 2013 में जो है कोहली RCB टीम के कप्तान बनते हैं और इनके द्वारा जो 2016 में फाइनल में पहुंचते हैं लेकिन वो हार जाते हैं। बस ये सब के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, बाकी कुछ लिखा गया नहीं है। नेक्स्ट है कि आतंकियों की रिहाई के लिए जर्मनी में हुआ विमान का अपहरण। तो आज ही देखिए विमान का जर्मनी में एक अपहरण हो गया था। जो हाईजैक करता थे उन्होंने 11 आतंकियों को छोड़ने के लिए बोला था, लेकिन जर्मनी ने जो है 106 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है जो आपके जो भी आतंकवादी प्लेन को हाईजैक किए थे उन सभी को मार दिया गया। करीब 4 आतंकवादी थे, उनको मार दिया गया। और कहाँ पर मारा गया था, सोमालिया में। और जिनको हाईजैक में अपने बंधक बनाया था उसे स्वतंत्र करवा लिया। जबकि भारत में आपको याद होगा कि 1999 में जब भारत के जो प्लेन को हाईजैक किया गया था तो हमें जो है खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, जो आज हमारे देश पर भारी पड़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिका में सार्वजनिक मोबाइल फ़ोन सेवा की शुरुआत आज ही हुई थी, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि भोला भाई ने लड़ा था आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का केस। तो इसे नोट कर लीजिएगा, भोला भाई ने लड़ा था आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का केस। इसमें नोट कर लीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के जो हैं शहनबाज खान, गुरबख्श सिंह और प्रेम कुमार सहगल का केस लड़ा था। माना जाता है कि मजबूत पैरवी के कारण ही इन तीनों को फांसी की सज़ा नहीं हुई और 6 मई 1946 को उनका निधन हो गया। किनका, तो भोला भाई देसाई का। ऐसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आज का सारे न्यूज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो पीछे वाला पेज है इसे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें लगभग साइंस रहता है। ठीक है, और इसमें पहला है कि इम्यूनोथेरेपी प्रतिरोध की खोज काट। ये देखिए क्या होता है कि जो अभी लेटेस्ट में चलते रहता है ना उस पर जो शोध होता है तो वो छपता है पीछे में, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा जो शोर हो रहा था, तो क्या कर सकते हैं, हम मॉर्निंग से ही इंतजार में बैठे हुए थे कि कब वीडियो अपलोड करें और जो आसपास जो गाना वाना बंद हो। लेकिन अब कुछ फाइनली गाना कुछ बंद हो गया है, तो हमने कुछ वीडियो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। ठीक है, थैंक यू।